तो देखिए, अफगानिस्तान में आईएसआईएस के खुरासान गुट ने जिस तरीके से हमले किए उसकी जिम्मेदारी भी ली। उसके बाद अमेरिका का यह बड़ा दावा कि उसने बड़ा एक्शन लिया है और जो इस हमले का मास्टरमाइंड था उसे मार गिराया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसम खाई कि काबुल में धमाके के मास्टरमाइंड को अमेरिका नहीं छोड़ेगा और योजना बनाकर आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। अमेरिका आईएसआईएस पर कहर बनकर इसीलिए भी टूटा क्योंकि काबुल धमाके में जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे, जिसके बाद बाइडेन ने पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से हमले की योजना बनाने को कहा था। काबुल एयरपोर्ट पर कयामत से अफगानिस्तान में दहशत और बढ़ गई है। अफगान नागरिकों की काबुल से निकलने की बेताबी और ज्यादा बढ़ गई है। यह अफगान महिला भी किसी तरह से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई थी, जिसे अमेरिकी सैनिकों ने जबरन बाहर निकाल दिया। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के फैसले पर चौतरफा घिर गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने पीछे न हटने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही एक कसम भी खाई है। We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership and facilities. अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक काबुल हमले के पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ है। आईएसआई के तालिबान से अलग होकर बना एक आतंकी संगठन जरूर है, लेकिन इसे तालिबान से भी खूंखार और कट्टर माना जाता है। वैसे तो अमेरिकी एजेंसियां धमाके से पहले ही अलर्ट दे चुकी थी। उन्होंने आईएसआईके का नाम भी लिया था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। सवाल यह है कि क्या आईएसआईके ने अकेले ही इस धमाके को अंजाम दिया या फिर आईएसआईके को कहीं से धमाके के लिए फरमान दिया गया। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआईके और तालिबान ने मिलकर आतंक का खेल खेलना शुरू किया है। काबुल धमाके के बाद से ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने भी ये सवाल आया, लेकिन उन्होंने तालिबान को क्लीन चिट दे दी, जो ये साबित करते हैं कि तालिबान और आईएसआईके के तार आपस में जुड़ते हैं। यही नहीं, इनकी जड़ें भी एक ही जगह पर जाकर मिल जाती हैं। सबसे पहले हम आपको तालिबान और आईएसआईके के रिश्तों की गवाही देने वाले कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो काबुल पर तालिबान के कब्जे के दूसरे दिन का है, जब तालिबान ने काबुल जेल से सैकड़ों कैदियों को आजाद किया था, जो अलग अलग आतंकी संगठनों के थे। इनमें बड़ी संख्या आईएसआईके के आतंकियों की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल पोले चरखी से भी 20 अगस्त को आतंकियों को आजाद किया था। रिहा किए गए आतंकियों में टीटीपी का पूर्व उप प्रमुख भी शामिल था। साथ ही इसमें आईएसआईएस के समेत कई आतंकी संगठनों के भी आतंकी शामिल थे। काबुल को कंट्रोल में करने के बाद तालिबान के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन उसने सबसे पहले आतंकी ही रिहा करने का फैसला लिया। इससे ही तालिबान की नीयत को समझा जा सकता है। अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बीच ही तालिबान ने हजारों आतंकी रिहा कर दिए। इसके बावजूद बाइडेन तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन इस रिहाई को अमेरिका में सीधे सीधे काबुल धमाके से जोड़ा जा रहा है और बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं। Sadly, it's not surprising to me when the ISIS and Al Qaeda prisoners were released after the takeover of Bagram Air Force Base. ये सच है कि आमतौर पर आईएसआईके और तालिबान को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, लेकिन आतंक की दुनिया में रिश्ते इतने साफ और आसान नहीं होते। तालिबान और आईएसआईके को लेकर भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि इनके भी तार कुछ इसी तरह से जुड़ते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस के ज्यादातर आतंकी हक्कानी नेटवर्क से आए हैं। इसे लेकर पहले तो दोनों में तलवारें खींची, लेकिन बाद में ये दुश्मनी काफी हद तक दूर हो गई, जबकि हक्कानी नेटवर्क तालिबान का ही एक हिस्सा है। इस तरह भी तालिबान हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस के एक दूसरे से जुड़ते हैं। हक्कानी नेटवर्क की तालिबान में हैसियत का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। पीली पगड़ी में यह शख्स हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी है, जिसने तालिबान की ओर से हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसलिए आईएसआईएस के से रिश्तों को लेकर तालिबान को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।
ISIS के का सरगना पाकिस्तानी है, उसके ISI के साथ संबंध है, पाकिस्तान के साथ संबंध है, पाकिस्तान मदद करता रहा है। तो ये एक फैक्टर निकल के आता रहा है कि पाकिस्तान आज दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला सबसे बड़ा देश उभर कर आ रहा है। ISIS के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का कनेक्शन आपस में ही खत्म नहीं होता। इस तार को पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप आतंक के उस कुएं में पहुंच जाएंगे जहां से दुनिया की सभी आतंकियों की सप्लाई होती है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ISIS ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उसने काबुल हमले की जिम्मेदारी ली और उस हमलावर की फोटो भी जारी की जिसने एयरपोर्ट पर धमाका किया। ISIS ने फिदाइन का नाम अब्दुल रहमान लोगोरी बताया है और कहा है कि उसके निशाने पर अमेरिकी सेना थी। सुरक्षा एजेंसियां ISIS के बयान की जांच कर रही हैं, लेकिन इस संगठन के मुखिया की कुंडली बताती है कि काबुल धमाके के तार तो सीधे इस्लामाबाद पहुंचते हैं और काबुल धमाके की साजिश का एक और चैप्टर खुलता है, क्योंकि ISIS का सरगना असलम फारूकी नाम का शख्स है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। असलम काफी दिनों से अफगानिस्तान की जेल में बंद था। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद हुई कैदियों की रिहाई में असलम भी छूटा और रिहा होने के 12 दिन बाद इतना बड़ा धमाका करा दिया। साफ है कि सिर्फ 12 दिनों में इतने बड़े धमाके तभी हो सकते हैं जब किसी बाहरी एजेंसी ने मदद की। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद और इस धमाके के बीच जो कुछ हुआ वो इसी तरफ इशारा करता है कि इस मामले में तालिबान को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और इस इलाके में ऑपरेट कर रहे सभी आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में ISI का दफ्तर ही है। तो अफगानिस्तान में बड़ी कार्रवाई का दावा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिखाया, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था वो मार गिराया गया है। लेकिन इस दावे पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ के सिन्हा और SD मुनी सर हैं। SD मुनी सर, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप भी कह रहे थे कि इतना आसान नहीं रहा होगा या फिर इसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है तो इस पर सवाल क्यों? SD मुनी सर, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बताइए। जी सर मैं ये कह रही हूँ कि बंद हो गई। ठीक है सर, अब आप सुन रहे होंगे मुझे। मेरा सवाल ये है कि इस दावे की हकीकत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है कि जैसा मैंने पहले कहा था, ये एक्शन एक टोकन की तरह है और नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और खासतौर से प्रेसिडेंट बाइडेन की जो क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिका में, उसको दूर करने का एक कोशिश है। लेकिन इससे कहाँ तक उनको सफलता मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है उनका जवाब नहीं है। पहली बात तो आखिर उन्होंने किसको मार गिराया है, और दूसरी बात जो हक्कानी नेटवर्क जिसके लिंक्स है खुरासन के साथ, वो काबुल में बैठा हुआ है। कहीं ये तो नहीं है कि हक्कानी नेटवर्क तालिबान के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे काम करवा रहा है और उसमें अमेरिका को यूज कर रहा है कहीं न कहीं कि हाँ, आप हमारे अंदर की लड़ाइयों में हमारी मदद कीजिए, इस तरह की। और यही ISI की योजना भी हो सकती है। तो क्या इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा, सिविल वॉर के वहाँ प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे और जो कैओस वहाँ है अभी वो जल्दी से हटने वाला नहीं है। चाहे 31 अगस्त के बाद में जो एयरलिफ्ट ऑपरेशंस हैं वो बंद हो जाएं, चाहे नेटो और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो वहां से हट जाए, लेकिन अंदर अशांति बनी रहेगी, लोगों को डर और खौफ बना रहेगा और आतंकवाद की जड़ें मजबूत होगी। के सिन्हा सर, क्रेडिबिलिटी पर सीधे सीधे सवाल उठा अमेरिका की। जब ये धमाके हुए 13 सैनिक अमेरिकी भी थे, अमेरिका के 13 सैनिक भी इस हमलों में मारे गए। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल आप देख रहे हैं अमेरिका का? देखिए, अमेरिका चाहेगा कि ये डैमेज कंट्रोल दिखा दे कि हमने बदला ले लिया। क्या बदला होती है? बदला आप 20 साल से लेते रहे हैं। यदि आप केवल जब आप बात कर रहे हैं आज IS खुरासान की, तो मैं आपको बताता हूं कि 5 अमीरों को लगातार, ये 2014 से चल रही है कार्रवाई, 2015 में आया था और ये उस समय आया था जबकि पूरे तालिबान ने अपने फेस को, अपने स्वरूप को बदला था।
और ये भी पता है कि आपको जो आप नंगरहार की बात करती हैं, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक कैंप जब लगा था और वो चाइना के पैसे से लगा था, और ये चीजें आई कहीं छिप गई, ये रिपोर्ट सबको पता है। देखिए, लश्कर-ए तौयबा, जमात उद्दावा हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पेंटागन की रिपोर्ट है। ये उन्होंने ये दिया है कि इनके पूरे के पूरे डिफेक्टेड नहीं है, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इसको खड़ा किया है और एज ए शैडो ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि तालिबान को सत्ता में आना था 2014 के बाद, जिस तरह से परिस्थितियां बदली, और 2018 में जो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबसे बड़ा जो एक बहुत भद्दा मजाक किया, जिसके अगेंस्ट में आप गए थे, तालिबान के अगेंस्ट में, उनको ही आप सत्ता में ला के बैठाते हैं। जिस तरह से आप ये करेंगे, आप देखिए, आप 5 साल डाउन द लाइन आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो खुरासान मॉडल है पूरे असभ्य हो गए, अब फिर उसको आप सत्ता में बैठा दीजिए। तो ये जो चीजें चल रही हैं और ये बहुत डेंजरस है। अमेरिका गेम खेल सकता है, आज निकल जाएगा, मगर ये इस इलाके को, इस रीजन को पूरा आसान करके जाएगा। देखिए, जो मेन परपेचुएटर है वो तो है पाकिस्तान। आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ नाटो अलायंस पाकिस्तान बना हुआ है। भारत को 2019 में यह देने की बातचीत चली, सेनेटर्स बोलते रहे, मगर अमेरिका के लोग, यही चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद जो बाइडेन साहब, उन्होंने तो नहीं दिया। हम कहते हैं कि हम क्वाड के लिए उनके, मगर ये क्या दोहरी नीति है और क्या है? आप ये कहिएगा कि एक हमने वहां से लिया, एक मैं फिर से दोहराता, एक ड्रोन उड़ा और आ करके बदला ले लिया। तो ये नैरेटिव को नहीं, दुनिया को नहीं चलने देना चाहिए। ये जो बाइडेन साहब क्या खेल रहे हैं, वो कोई शतरंज की गेम खेल रहे हैं कि हमने एक प्यादे को मार दिया और पूरी हमें जीत गई। आपका पूरा का पूरा स्टेज, वहां पर स्टेज सज चुका है, और उस स्टेज को सजाने वाला जो किंग मेकर है वो पाकिस्तान है। एक चीज नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करते। आप नॉर्दर्न वजिस्तान का इलाका है, फाटा का फॉर्मर एरिया है, जहां से ये तंजीमें चल रही हैं, और पूरे के ऊपर देखिए, हक्कानी नेटवर्क, आपके संवाददाता, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की, उनका विश्लेषण बड़ा अच्छा था। देखिए, 2 धड़े में बटा हुआ है। अखुनजादा पाकिस्तान की जेल में है, जो कि अमीर है तालिबान का, और उसके प्यादे मुल्ला ब्रावदर उसका डेप्टी होता था। उसको आपने काबुल पे तो नहीं बैठाया, कंधार में उसकी कैपिटल बनाना चाहते। हक्कानी वट को आपने दे दिया काबुल में, और काबुल आप कहते 2 धड़े में बैठ करके पाकिस्तान इसको अखुनजादा की तरह चलाएगा, कि क्योंकि वो उसकी कान अमेट रहा है, वो वहां लड़ाइयां चल रही हैं। और ये सारा का सारा किया हुआ अमेरिका के, और अमेरिका के मेरे नहीं लगता कि अमेरिका जो इस गेम को खेल रहा है वो खेल सकता है, लोगों को बता सकता है कि हमने किया है। वो जो सामरिक चीजों को समझते हैं, इन चीजों को जानते हैं, तो ये डाइवर्ट नहीं कर सकता है। एक वर्ड नहीं बोलता है तालिबान के। मैं 31 तारीख का वेट कर रहा हूं। यदि उसने उसको दे दिया रिकॉग्निशन, तो अमेरिका की आप मान लीजिए कि उसकी साख 0 मिल जाएगी, और अमेरिकन पब्लिक नहीं छोड़ेंगे, जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या आने वाले लोग। ठीक है सर, एसडी मुनी सर से भी मैं रिएक्शन लूंगी इस पर। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं, फौरन लौट रहे हैं। कुछ मन में सवाल हैं, और सवाल उस हकीकत को लेकर जो भी उठ रहे हैं, उस पर हम बात भी लगातार कर रहे हैं। एसडी मुनी सर, अब इस बीच देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, इन सबके बीच अब वो डेडलाइन भी करीब आ रही है जो तालिबान की तरफ से दी गई है। उस डेडलाइन को कैसे आप देख रहे हैं कि मान पाएगा अमेरिका, या फिर वो आगे क्या होगा फिर इसका? वो डेडलाइन तो अमेरिका कह रहा है कि वो मानेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका के CIA एजेंसी ने बारदार के साथ कांटेक्ट करके, मैं समझता हूं, तालिबान से ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसके बाद में भी कुछ न कुछ हमको लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत सारे अमेरिकन अंदर फंसे हुए हैं, वो शहर से एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सकते, और काबुल के बाहर भी बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं, उनका मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि फॉर्मली तो बंद हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक खिड़की खुली रहेगी जिसमें वो काम, अमेरिकन्स को वापस लाने का काम चलता रहेगा। उसके बिना जो समझ है, जो भी समझ बनाई है अमेरिका ने तालिबान के एक्लोन से, तालिबान लीडरशिप से, उसको कायम रखना बहुत जरूरी है, और लोगों को वहां से निकालना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि तालिबान के पास अपने आप कोई ऐसी स्किल्ड लोग नहीं है जो कि एयरपोर्ट को मैनेज कर सके। कल परसों ये खबर आ रही थी कि वो टर्की से कहेंगे कि उसको
एयरपोर्ट को मैनेज करें, स्किल्ड लोग नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, तो ये भी उनकी अपनी जरूरत है कि कहीं ना कहीं ठीक है सर। तालमेल उनको बना के रखना पड़ेगा। लेकिन सारी नेटो फोर्सेज ने ये डिसाइड कर लिया है जी। कि 31 दिसंबर को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, के सिन्हा सर, एसडी मुनि सर, धन्यवाद आप दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।